बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मोहसिन रज़ा आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बेल का टॉपिक है और ये सीआरपीसी के सेक्शन 496 से 502 तक का टॉपिक है। चैप्टर 39 सीआरपीसी। ज़मानत के जो तरीक़ाकार हैं, क्योंकि जब हम लॉयर अपनी फ़ील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले जो हमें चीज़ पेश आती है वो बेल होती है कि ज़मानत कैसे करवाई जाए, कब करवाई जाए, किन मराइल में करवाई जाए। तो ज़मानत दो तरह की होती है। एक प्री अरेस्ट बेल होती है जो कबल अज़ गिरफ़्तारी होती है, और एक पोस्ट अरेस्ट बेल होती है जो बाद अज़ गिरफ़्तारी होती है। उसके अलावा प्रिवेंटिव बेल भी ली जाती है, हिफाजती ज़मानत जिसे कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। तो ज़मानत के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि पहले एफ़आईआर दर्ज हो तो फिर ज़मानत हो, और एफ़आईआर होती ही हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में है जो काबिल दस्त दरअंदाजी होते हैं। पुलिस हमेशा एफ़आईआर सेक्शन 154 सीआरपीसी में करती है। अंडर सेक्शन 156 पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और सेक्शन 173 में चालान जमा करवाती है। पुलिस किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी के तहत आपको बग़ैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है। अगर आप एफ़आईआर दर्ज होने के बाद और अरेस्ट होने से पहले बेल करवाते हैं तो उसे प्री अरेस्ट बेल कहा जाएगा और बेल बिफोर अरेस्ट भी कहा जाएगा, और वो सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी में होगी। 498A वो हमें 2 कंडीशंस बताता है बेल की। वो कहता है कि पर्सन इन कस्टडी ऑफ पुलिस, कि बंदा पुलिस की कस्टडी में हो तो उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, और दूसरा कि ही और शी सरेंडर बिफोर द कोर्ट, कि वो कोर्ट के सामने आकर ख़ुद को सरेंडर कर दें तो तब वो बेल अप्लाई कर सकते हैं। जो सेशन कोर्ट है प्री अरेस्ट बेल सिर्फ वो ग्रांट कर सकता है अंडर सेक्शन 498 ऑफ सीआरपीसी में, और ज्यूरिसडिक्शन भी उसी सेशन कोर्ट की होगी कि जहाँ पर एफ़आईआर दर्ज हुई होगी और जहाँ पर एक्यूज पर जो जुर्म या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो जिस ज्यूरिसडिक्शन में हुआ होगा वहीं के सेशन कोर्ट से उसकी प्री अरेस्ट बेल भी होगी। एक चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो ज़मानत है वो हमेशा ज़मानत होती है। अगर कोई एक फ़ॉरम ज़मानत खारिज कर दे तो इस पर रिवीजन या अपील नहीं होती। अगरचे आप मजिस्ट्रेट के ख़िलाफ़ सेशन जज के पास जाएंगे लेकिन वो रिवीजन या अपील नहीं होता, बल्कि फ़्रेश ग्राउंड्स पर बेल ही होगी। ज़मानत अप्लाई करने पर भी कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आपकी मजिस्ट्रेट से ज़मानत खारिज होती है तो आप फ्रेश ग्राउंड्स पर ज़मानत लगा सकते हैं सेशन के पास, उसके बाद हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एफ़आईआर के रजिस्टर्ड होने का जो पहला स्टेप है वो है बेल। बेल एक जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं अपने लॉ में, वो एंटिसिपेशन बेल होती है, जो कि मोस्टली हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं कि बेल होती है किसी के पास। वो कहता है कि मुझे शक था कि मुझ पर मुकदमा करवाया जाएगा ज़ाती अनाद, पर्सनल ग्रूजेस की वजह से या पॉलिटिकल ग्रूजेस की वजह से, तो मैंने पहले ही जी एंटिसिपेशन बेल ले लिया उस मामले में। जो विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ एफ़आईआर बेल का कॉन्सेप्ट है वो थ्योरी में तो हमें मिलता है, लेकिन इन प्रैक्टिस या इन प्रैक्टिकल वो नहीं है। बेल आप तब लगाते हैं कि जब आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर हो जिसमें आप या तो नॉमिनेटेड हो या आपको नॉमिनेटेड होने का डर हो, तो तब आप एफ़आईआर के लिए अप्लाई करते हैं। प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव बेल जो है वो भी सेक्शन 498 में फॉल करती है, लेकिन प्रिवेंटिव बेल और प्रोटेक्टिव बेल जो हिफाजती ज़मानत होती है वो सिर्फ हाई कोर्ट जो है प्रोविंस का, चाहे वो सिंध का हो, बलूचिस्तान का, पंजाब का या केपी का, वही ग्रांट कर सकता है। और वो तब तक आपको मिलती है जब तक आप अपने मुतल्लिका जहाँ पर आपके ख़िलाफ़ केस है वहाँ के आप कोर्ट में नहीं जाते, तब तक के लिए आपको प्रोटेक्टिव बेल या प्रिवेंटिव बेल मिल जाती है। जो प्री अरेस्ट बेल होती है वो, क्योंकि आज जैसे आपको मालूम है कि सिर्फ सेशन जज साहब जो हैं उनके सामने ही अप्लाई की जाती है, सेशन कोर्ट में ही अप्लाई की जाती है। तो प्री अरेस्ट बेल के लिए भी ये है कि आप किसी भी केस में प्री अरेस्ट बेल अपनी अप्लाई कर सकते हैं, और ये कोर्ट की सवाबदीद होती है कि वो देखे कि नवीयत क्या है। और जब आप कहते हैं कि जी मुझे तो मेलाफाइड और मेलिशियस तौर पर इस मुकदमे में शामिल किया गया है और मैं एक शरीफ शहरी हूँ और मैंने ख़ुद को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और जब भी मुझे बुलाया जाएगा तो मैं आ जाऊँगा, तो आप प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो जज साहब
अमूमन तो ऐसा होता है कि आपको बेल दे देते हैं, लेकिन कुछ सर्टेन केसेस में ऐसा हो भी सकता है कि जज साहब आपको बेल ना दें। पुलिस किसी शख्स को जिस पर एफआईआर हो उसको जब अपनी डिटेन करती है, डिटेंशन में रखती है, अपने पास अरेस्ट करती है, तो कानूनन तौर पर अगले 24 घंटे में पुलिस का ये काम है, वो कानूनी तौर पे पाबंद है कि वो आपको मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। अगर वो ऐसा नहीं करती तो ये हैबियस कर्पस, हब्से बेजा में रखने और अगवा के मुतरादिफ है। और जो बेल है, बेलेबल ऑफेंसेस में, बेलेबल ऑफेंसेस 496 ऑफ CRPC में हम पढ़ते हैं, बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस इज़ अ राइट, इज़ अ मैटर ऑफ राइट। ये आपका हक होता है कि आपको बेलेबल ऑफेंसेस में बेल दी जाए। लेकिन अरेस्ट होने के बाद जो कोर्ट है वो कंसीडर करता है कि आपका जो केस है वो बेलेबल ऑफेंसेस में फॉल करता है या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में फॉल करता है। अगर तो आपकी जो जुर्म की नवैयत है, जिसका आप पर इल्ज़ाम है या आपको जिसमें एक्यूज़ बनाया गया है, उसमें अगर 3 साल से कम सज़ा है तो 496 में आप फॉल करते हैं और वो बेलेबल ऑफेंसेस है जिसमें कि बेल आपका हक होता है और आपको बेल मिलती ही मिलती है। दूसरे जो जराइम होते हैं उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो कि सेक्शन 497 और CRPC में फॉल करते हैं, उसमें मज़ीद 2 क्लासेस होती हैं, प्रोहिबिटरी क्लॉज होती है और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज होती है। प्रोहिबिटरी क्लॉज वो होता है कि जिसमें 10 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, डेथ हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, तो वो प्रोहिबिट होता है। उसमें लॉ ने कोर्ट को प्रोहिबिट किया है कि आप बेल नहीं देंगे। जो नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, उसमें 3 साल से ज़्यादा और 10 साल से जो कम सज़ाएं हैं वो प्रोहिबिटरी क्लॉज में, नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में आ जाएंगी, जिसमें आपको बेल दी जा सकती है। जज साहब की तरफ से देखा जाएगा केस को। नॉन प्रोहिबिटरी जो क्लॉज है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, उसमें बेल दे तो देते हैं जज साहब, लेकिन मैटर ऑफ राइट नहीं होती उसमें बेल आपकी। लेकिन जो प्रोहिबिटरी है उसमें जनरली आपको बेल नहीं मिलती, क्योंकि उसमें आपको जो सज़ा होती है, आप पर जो इल्ज़ाम होता है जिस जुर्म का, उसमें 10 साल से ज़्यादा और नहीं, जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में नॉन प्रोहिबिटरी क्लास है उसमें तो आपको बेल मिल जाती है, मोस्टली जजेस दे देते हैं। लेकिन जो प्रोहिबिटरी क्लॉज है उसमें आपको बेल जैसा मोस्टली नहीं देते, क्योंकि उसमें जो आपको एक आप पर इल्ज़ाम होता है उसमें सज़ा 10 साल से ज़्यादा होती है, डेथ होती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है। लेकिन फिर सर्टेन कंडीशंस हैं उसमें भी प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कि आपको जैसा आप उन ग्राउंड्स पर बेल दे दें। वो कुछ स्टैट्यूटरी कंडीशंस हैं जिनमें कि खातून हो, जुवेनाइल हो 16 साल वाला, बीमार हो, अब बीमार बच्चा भी हो सकता है, बूढ़ा भी, खातून भी, और फिर एक ज़ईफ़ शख्स। इस पर आपको प्रोहिबिटरी क्लॉज जिसमें सज़ा 10 साल से ज़्यादा और डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसमें भी जज साहब आपको बेल दे सकते हैं। और फिर जब बेल मैटर ऑफ राइट बन जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो उसके भी कुछ ग्राउंड्स हैं। जब बेल मैटर ऑफ राइट हो जाती है आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, तो उसके लिए आपको कहा जाता है कि जब डिले इन ट्रायल हो, लेकिन वो प्रोसिक्यूशंस की तरफ से हो, आपकी तरफ से ना हो। एक बार भी आपकी तरफ से डिले इन ट्रायल हुआ तो आपको ये बेल नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से ही डिले किया जा रहा है उसमें, तो फिर आपको बेल मिल सकती है। लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स हैं कि अगर आप पर ऐसा इल्ज़ाम है कि जिसमें सज़ा मौत है, डेथ है, तो ख़ातून के लिए 1 साल से ज़्यादा डिले हो चुका हो ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो फिर वो मैटर ऑफ राइट के बतौर बेल अप्लाई कर सकती है। और अगर मर्द होगा तो कम से कम जो डिले लॉ कहता है वो 2 साल का ट्रायल में हो चुका होगा प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो उसके बाद वो मैटर ऑफ राइट में बेल अप्लाई कर सकता है। इसी तरह जो जुर्म, जो इल्ज़ाम उस पर होगा जिसमें उसका ट्रायल चल रहा होगा, अगर वो अदर देन डेथ हैं, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल से ज़्यादा सज़ाएँ हैं, तो उसमें अगर ख़ातून है और 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, डिले हो चुका है प्रोसिक्यूशन में, जो ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो फिर ख़ातून जो हैं, वुमेन, फ़ीमेल, वो अप्लाई कर सकती हैं बेल को
एज अ मैटर ऑफ राइट, और जो मेल हैं, मर्द हजरात हैं, वो अगर साल से ज़्यादा हो चुका है डिले उन जुराइम में कि जिनकी सज़ा मौत नहीं है लेकिन लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और 10 साल से ज़्यादा है और 1 साल से ज़्यादा ट्रायल डिले हो चुका है प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो मर्द हजरात भी बेल को एज अ मैटर ऑफ राइट अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूज़ जो है वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए ग्राउंड्स पर मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अप्लाई कर सकता है सेम ग्राउंड्स पर। जो मोस्टली ग्राउंड्स होते हैं बेल के लिए वो होते हैं कि डाउट होता है विटनेसेस में, कुछ रिकवरी नहीं होती, तो आप जो हैं वो फ़ाइल कर सकते हैं बेल। लेकिन जब आप दोबारा फ्रेश ग्राउंड्स पर आ जाएंगे, ओल्ड ग्राउंड्स तो मोस्टली आप ये लेते हैं कि जी डिले इन एफआईआर था, मैं ऑफेंस में नॉमिनेटेड नहीं था, नामालूम था, तो आप ओल्ड ग्राउंड्स पर बेल लगाते हैं जो मजिस्ट्रेट से होती होती सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, और अगर वहाँ से फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिलता और बेल आपको नहीं मिलती, फिर आप न्यू ग्राउंड्स पर आते हैं। तो आप जब न्यू ग्राउंड्स पर आते हैं तो फिर आप फिर मजिस्ट्रेट से या जहाँ पर आपका ट्रायल उस वक्त चल रहा होगा, जिस कोर्ट में भी ट्रायल चल रहा होगा, वहाँ से आप दोबारा शुरू करते हैं न्यू ग्राउंड्स पर बेल को, जो कि फिर उस वक्त तक आपको फ्रेश ग्राउंड्स मिल चुके होते हैं कि जो विटनेसेस आए थे उनमें डाउट था या कुछ रिकवर नहीं हुआ मुझसे, तो उन चीज़ों पर आप फिर न्यू बेल फाइल कर सकते हैं। जो स्टैट्यूटरी ग्राउंड्स हमने पढ़े हैं कि जिसमें बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी बेल मैटर ऑफ राइट बनती है, उनमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि जब बेल मैटर ऑफ राइट होते हुए भी जज साहब आपको बेल ग्रांट नहीं करते। उसके लिए ये है कि अगर जुर्म करने वाला मर्द या औरत सफाक मुजरिम है, कि अगर वो किसी शख्स को कत्ल करते हैं और एक गोली चलाने से भी शख्स की मौत हो सकती थी और वो उसको मज़ीद गोलियां मारते हैं, मैगज़ीन उस पर खाली कर देते, तो वो सफाकियत है, वो जनूनियत है। तो ऐसे सफाक हार्डेंड क्रिमिनल को बेल एज अ मैटर ऑफ राइट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस प्रोहिबिटरी क्लॉज में नहीं मिलेगी। दूसरा, अगर वो मायूस हो चुका, उसको पता है कि मेरे ख़िलाफ़ अब तक जो सबूत आ चुके हैं वो काफ़ी हैं मुझे मुजरिम साबित करने के लिए और मुझे सज़ा देने के लिए, तो ऐसे शख्स को भी जज साहब एज अ मैटर ऑफ राइट बेल नहीं देंगे, क्योंकि वो डिस्परेट हो चुका है, वो मायूस हो चुका है और हर चीज़ उसके ख़िलाफ़ है। वो बाहर जाएगा तो वो मज़ीद जुर्म करेगा, क्योंकि उसे पता है कि पहले एक जुर्म में मुझे सज़ा तकरीबन हो चुकी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 497(2) जो कि डील्स करता है केस फिट फॉर फर्दर इंक्वायरी। कोर्ट के पास अगर कोई ठोस वजह ना हो कि एक्यूज़ ने ये जुर्म किया है, तो फिर फर्दर इंक्वायरी होगी, और वो 497(2) CRPC में जज साहब कह सकते हैं कि जी फर्दर इंक्वायरी की जाए इस केस में। 497(3) जो है वो अमूमन के जो बेल ऑर्डर किया जाता है वो रिटन में किया जाता है। उसके बाद आ जाता है 497 सब सेक्शन 4। कोर्ट जब एक शख्स को बेल देनी होती है और या जिसे जजमेंट में आपने बरी करना होता है जज साहब ने, और वो तमाम सबूत जो जज साहब के सामने पेश किए जाते हैं उसमें जज साहब अपना जहन बना चुके होते हैं कि मेरे सामने जो मटेरियल है या मेरे सामने जो शवाहिद मौजूद हैं उनके मुताबिक जो एक्यूज़ड है वो बेगुनाह है, इनोसेंट है, और मैंने उसको रिलीज़ करना ही करना है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि जजमेंट लिखने में टाइम लेते हैं जज साहब, क्योंकि केसेस इतने होते हैं, फिर टाइम लगता है केस लिखने में, जजमेंट लिखने में। तो अमूमन जज साहब ऐसा करते हैं कि 497 सब सेक्शन 4 में उसे तब तक बेल दे देते हैं और उसे कहते हैं कि भाई फ़लाँ दिन आ जाना, आपका फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अमूमन ऐसा होता है कि लोग अप्लाई तो नहीं करते 497 सब सेक्शन 4 में बेल, लेकिन कानून कहता है कि जज साहब बेल दे सकते हैं। 497 सब सेक्शन 5 कैंसलेशन ऑफ बेल पर जाता है कि जब जो एक्यूज़ड है वो जो उसने श्योरिटी जमा कराई हुई होती है उसको वायलेट करता है, या वो मज़ीद कोई ऐसी हरकत करता है जिससे विटनेसेस को डराता धमकाता है या हावी होने की कोशिश करता है अपने केस के ट्रायल पर, तो उसकी बेल कैंसिल की जा सकती है। उसके लिए भी अदर पार्टी अप्लाई कर सकती है।